सविता एक सीधी सादी और मासूम लड़की है जो अपने ससुराल में सबका अच्छे से ध्यान रखती है। दूसरी ओर उसका पति रमेश जो काम में ईमानदार है लेकिन थोड़ा गुस्सैला। ये लीजिए चाय, नाश्ता भी रख दिया है, पहले खा लो फिर आप बाहर निकलना। सविता, तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी है, फिर भी नाश्ते की जिद। ऑफिस लेट हो जाऊंगा तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? बस 2 मिनट बैठकर खा लो, खाली पेट बाहर नहीं जाते हैं। रहने दो, मुझे नाश्ता नहीं करना है। तुम हमेशा टोकती रहती हो। लाओ मेरा ऑफिस का बैग, मैं नाश्ता बाहर कर लूंगा। गुस्से में रमेश ऑफिस का बैग उठाकर चला जाता है। सविता उदास खड़ी देखती रहती है। रमेश शाम को ऑफिस से थका हारा घर आता है, तभी सविता को आवाज देकर बुलाता है। अरे सविता, जल्दी इधर आओ। अरे आप आ गए? आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ बिजली का बिल क्यों लेट हो गया? मैंने सोचा शाम को आप ऑफिस से आने के बाद साथ में बिजली का बिल जमा कर देते। तुम्हारे पास दिन भर का वक्त होता है, लेकिन फिर भी काम समय पर नहीं होता। बेटा, इतना भी मत डांटो, बहुत दिन भर घर का सारा काम करती है, आखिर वो भी तो थक जाती है। पिताजी, आप बीच में मत बोलिए। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है तो गलती भी मेरी ही मानी जाएगी ना। रमेश यह बात बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सविता नीचे सिर किए चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्या हुआ सविता, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? मैं देख रही हूँ, जब से तू यहाँ आई है तभी से शांत बैठी है। पड़ोसी ने ऐसा ही एक दोस्त खातिर ही बता दे। मैं क्या बताऊँ गीता, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमेश अच्छे इंसान है, मेहनत भी करते हैं, पर उनका गुस्सा मुझे तोड़ देता है। मैं उनके सामने जितना अच्छा काम करने के बारे में सोचती हूँ उतना ही काम और बिगड़ जाता है। मैं चुपचाप रहकर सब सहती रहती हूँ, शायद यही मेरा भाग्य है। ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद जिंदगी में छोटे मोटे तनाव तो चलते रहते हैं। एक दिन की परेशानी को तो मैं संभाल लूं, लेकिन रोज और सुबह वही कहानी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो सविता, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। सविता तेज बुखार और खांसी से परेशान है, लेकिन फिर भी रसोई में घर वालों के लिए खाना बना रही। अरे बहू, तू बीमार है फिर भी खाना बना रही है? जा आराम कर ले, मैं खाना बाहर से मंगवा देता हूँ। पिताजी, रमेश को बाहर का खाना पसंद नहीं है, और वैसे भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो खाना भी कोई नहीं ला पाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ी देर में आराम कर लूंगी। रमेश खाने का इंतजार कर रहा था, तभी गुस्से से बोलता है। आज खाना मिलेगा कि नहीं, या भूखे पेट सोना पड़ेगा? रमेश जैसा ही एक निवाला खाता है वैसे ही सविता पर भड़क जाता है। खाना कैसे बना हुआ है, स्वाद का तो पता ही नहीं लग रहा। तुम्हें हो क्या गया है? लगता सब कुछ धीरे धीरे भूलते जा रही हो। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए खाने का स्वाद नहीं लग पाया। तुम्हें सिर्फ अपनी तबीयत की पड़ी है, और घर का ख्याल वो कौन रखेगा? और इस खाने को हटा दो, इसे तुम्हें कुत्ता ना पूछे। तभी सविता के ससुर श्यामलाल रमेश की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और रमेश पर गुस्से से तेज आवाज में बोल पड़ते हैं। बस कर रमेश, तुझे उस पे ऐसा चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। सविता ने तेरे लिए क्या क्या छोड़ा है। शादी के बाद उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। आप चुप ही रहिए पिताजी, आपने ही उसको सर पर चढ़ा के रखा हुआ है, तभी दिन पर दिन नासमझ होती जा रही है। रमेश चुपचाप बिना खाए वहाँ से चला जाता है। बहू, तुम उदास मत हो, वो ऐसा ही है, जब उसे भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा, तुम सिर्फ आराम करो।
सुबह होते होते सविता की तबीयत सविता का बहुत बिगड़ जाती आईसीयू में है। इलाज चल रहा। सविता के ससुर डॉक्टर को फोन करके बुलाते हैं। डॉक्टर आकर सविता की अच्छे से जांच करता है और फिर रमेश से कहता है, रमेश जी, जल्दी से जल्दी आप अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर समय पर इलाज और आराम नहीं मिला तो जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर रमेश हैरान रह गया और बोला, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि ये बस हल्का बुखार है। जी नहीं, ये बीमारी ज्यादा डिप्रेशन होने के कारण होती है। आप जल्दी से जल्दी इनको अस्पताल में एडमिट करवाइए। रमेश तुरंत सविता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। रमेश बाहर उदास बैठा मन ही मन सविता के बारे में सोच रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेरुखी इसे इस हालत में पहुंचा देगी। मैं सिर्फ अपने गुस्से में रहा। मैंने कभी इसे वो इज्जत और प्यार नहीं दिया जिसकी ये हकदार थी। रमेश जी, इनकी हालत बहुत गंभीर है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। डॉक्टर, आप किसी भी तरह मेरी पत्नी को ठीक कर दें। आप घबराएं नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पत्नी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद सविता की तबीयत ठीक हो जाती है और वो अस्पताल से अपने घर आ जाती है। लेकिन अभी भी सविता रमेश के लिए अंदर से परेशान थी। सविता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहा है। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। अब से मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। अरे आप ऐसा मत करिए। नहीं सविता, मैंने गलती की है और मुझे उस गलती का पछतावा भी है। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही खुशी की बात है और आपको अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रमेश की यह बात सुनकर सविता को पहली बार इतनी खुशी हुई। रमेश कभी भी अब सविता को अकेला नहीं छोड़ता। उसे अब हर जगह घुमाने ले जाता, घर के कामों में भी सविता का साथ देता। सविता रमेश को बदलते हुए देखकर बहुत खुश थी। लगता मानो सविता को नई जिंदगी मिली हो। सविता अब सबके साथ खुलकर बात कर रही थी। अब लग रही है शादी से पहले वाली सविता। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि तू ऐसे ही मुस्कुराती रहे। गीता, जब इंसान खुद को खो देता है तो दुनिया धुंधली लगने लगती है, पर अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी भी एक पहचान है। बिल्कुल सविता, तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सही कहा गीता। अच्छा, ये सब छोड़। इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पर खुशी आई है। ये बता, तेरे लिए खाने में क्या लाऊं? नहीं गीता, आज नहीं। रमेश बस ऑफिस से आने वाले हैं, उनके लिए खाना भी बनाना है। सविता किचन में खाना बना रही थी, तभी रमेश वहीं आता है। आप यहाँ क्यों आ गए? मेरे को आवाज देते थे, मैं वहीं आ जाती। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आप हाथ और मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कोई बात नहीं सविता, मैं तुमको परेशान करना नहीं चाहता था, तो खुद ही मैं आ गया तुमसे बात करने के लिए। आपको मुझसे क्या बात करना है? सविता, एक दिन मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें आगे क्या करना है, तो तुमने अपने सपने के बारे में बताया था कि मैं आप बच्चों को पढ़ाना चाहती हो। तो मैं उसी के बारे में आज सोच रहा था, क्यों ना तुम्हारा सपना पूरा कर दिया जाए। हाँ, लेकिन वो तो एक सपना रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर के काम में बहुत खुश हूँ। नहीं सविता, अब तुम्हारा सपना सपना नहीं रहेगा। मैं मोहल्ले में छोटी सी क्लास शुरू करने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि तुम बच्चों को पढ़ा सको। रमेश की यह बात सुनते ही सविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों में सविता का सपना पूरा हो जाता है। वह घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाने लगती है। बच्चे हंसी खुशी उसे सीखते हैं। बेटा, बहू को पहली बार इतनी खुशी देखकर लगता है कि अब ये घर सचमुच घर बन गया है। हाँ पिताजी, मैंने देर से सीखा, लेकिन अब समझ गया हूँ कि रिश्ते बराबरी और सम्मान से चलता है। अगर वो बुरा समय नहीं मिलता तो शायद आप भी नहीं बदलते। हाँ सविता, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब तेरी हर मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है।
त्याग और धैर्य से रिश्ते बचते हैं, लेकिन सम्मान और प्यार से रिश्ते खिलते हैं। हर इंसान का अपना सपना होता है, जिसे पूरा करने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। राहुल एक होशियार और होनहार लड़का है। उसको सिर्फ किताबों में दिलचस्पी थी। घर में राहुल और उसकी माँ सुमित्रा रहती थी। कुछ साल पहले राहुल के पिता का एक्सीडेंट में मारे गए थे कि तब से घर का सारा बोझ सुमित्रा पर आ गया था। माँ जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये लो, जल्दी नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारे बैग में टिफिन रख दिया है। टाइम से लंच कर लेना और अपना ध्यान भी रखना। हाँ माँ, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। आप बस अपना ध्यान रखना। स्कूल के सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। राहुल एक कोने में अपनी किताब लिए पढ़ाई कर रहा था। तभी राहुल के स्कूल के मास्टर आ जाते हैं। राहुल, मैं तुमको रोज इसी जगह पर पढ़ाई करता देता हूँ। जब तुम्हें खाली समय मिलता है तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हो, औरों बच्चों की तरह खेल पर ध्यान नहीं देते। गुरुजी, जब से पिताजी की मृत्यु हुई है तब से घर की हालत ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरा ध्यान सिर्फ माँ रखती है। अगर मैं सिर्फ खेल कूद में ध्यान रखूंगा तो पढ़ाई कब करूंगा। मुझे मेहनत करके कामयाब इंसान बनना है और माँ का ध्यान भी रखना है। राहुल की ऐसी बात सुनकर गुरुजी भावुक हो गए। बहुत अच्छे बेटा, तुम ऐसा ही मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर कामयाब इंसान बनोगे। शाम का वक्त था। राहुल बाजार से लाला के दुकान पे दूध लेने आया था। तभी लाला राहुल से ऐठला के बोलता है, अरे राहुल, तुम्हारी माँ उधार चुकाए बिना तुम्हें इस बार बार सामान लेने क्यों भेज देती हैं? लाला, हम गरीब हैं, लेकिन माँ ने कहा है कि आपका सारा उधार धीरे धीरे चुका देंगे। आप हम पे भरोसा रखिए। ऐसे कैसे? भरोसे से पेट नहीं भरता। देखता हूँ कब लौट आते हो। फ्री की खाने की आदत जो पड़ गई है। राहुल निराश होकर बिना दूध लिए वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे राहुल को एक चमड़े का बटुआ मिलता है। उसे उठाकर खोल कर देखता तो उसमें बहुत सारे नोट होते हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे! इससे तो माँ का सारा कर्जा भी उतर जाएगा और मैं नए कपड़े भी ले सकूंगा। कुछ दूर चलने के बाद राहुल अचानक रुक जाता है। बोलता है, नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ। माँ ने सिखाया है कि किसी की चीज लेना चोरी होती है। मुझे ये पर्स इसके मालिक तक पहुँचाना होगा। राहुल तेजी से बाजार की तरफ दौड़ पड़ता है। बाजार में एक आदमी परेशान होकर इधर उधर अपना बटुआ ढूंढता है और आते जाते गांव के लोगों से पूछता है, अरे सुनो भाई, जब तुमने मेरा बटुआ देखा है वो बुरे रंग का है। नहीं भाई, मैंने ऐसा बटुआ कहीं नहीं देखा। क्या उस बटुए में कुछ ज्यादा कीमती सामान था? हाँ भाई, उस बटुए में कुछ पैसे और कागज थे। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस मेरा बटुआ मिल जाए। उसमें रखी कागज ज्यादा कीमती है। एक बात बोलूं, इस जगह पर गिरा महंगा सामान नहीं मिलता। कोई लेकर चला गया होगा। अगर भगवान की कृपा रही तो बटुआ मिल जाएगा, वरना उस बटुए को भूल जाइए। गांव के लोग उसकी ऐसी हालत देखकर एक दूसरे से लोग कानाफूसी करने लगते हैं।
अब मैं घर कैसे जाऊं? पैसे और कीमती चीज तो उसी में थी। घर वालों को क्या जवाब दूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अंकल, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आज मेरा दिन ही खराब है। सोचा बाजार आके कुछ सामान ले लूंगा, तो देखा तो मेरा पर्स ही कहीं गुम हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या यही आपका पर्स है? राहुल ने जैसे ही उस आदमी को बटुआ दिखाया, वो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हाँ बेटा, यही मेरा पर्स है। लेकिन तुम्हें कहाँ मिला ये? मैं जब बाजार से जा रहा था तो ये रास्ते कोने पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा लिया। बेटा, इतने पैसे देखकर भी तुमने लालच नहीं किया। तुम सचमुच ईमानदारी की मिसाल हो। सच में आजकल ऐसे ईमानदार बच्चे कहाँ मिलते हैं। मेरी माँ कहती है, पैसा खो जाने से बड़ा नुकसान नहीं, ईमान खो जाने से होता है। वाह बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एक बार मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। राहुल के घर पहुंचकर घर की ऐसी हालत देखकर वो आदमी निराश हो जाता है और राहुल को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी राहुल की माँ आ जाती है और बोलती है, मुझे राहुल ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप एक पर्स के कारण पूरा दिन परेशान थे। सच में, अगर आज आपका बेटा नहीं होता तो मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं शुक्रिया करता हूँ ऐसे बच्चे का। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसे मैंने अच्छी शिक्षा दी है। रास्ते में आते वक्त राहुल ने अपने और आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप फिक्र मत कीजिए। तभी वो आदमी राहुल की तरफ देखकर बोलता है, राहुल, आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारी माँ का सारा कर्ज भी मैं चुकाऊंगा। उसके बाद से राहुल के पढ़ाई का पूरा खर्चा वो आदमी देने लगा और साथ ही धीरे धीरे सारा कर्ज भी चुका दिया। धीरे धीरे राहुल की ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर तरफ सिर्फ राहुल की चर्चा हो रही थी। देखो भाई, राहुल ने तो हम सबकी आंखें खोल दी। आजकल के लड़के तो झूठ बोलकर बचते हैं, लेकिन इसने तो सच बोलकर जीत ली दुनिया। हाँ भाई, आजकल के बच्चों पर भरोसा ही नहीं है। अब देख लो, कुछ दिन पहले हमारे गांव का एक बच्चा सुबह स्कूल जाने को निकला, बाद में पता चला कि वो स्कूल गया था, वो नहीं था, कहीं और घूम रहा था। हमारे बच्चों को भी राहुल से कुछ सीखना चाहिए। अच्छा एक बात बता बेटा, जब तू सच बोलने निकला था तो डर नहीं लगा था? लगा था माँ, बहुत डर लगा था, पर आपने तो सिखाया है, झूठ से कभी चैन नहीं मिलता। तू ही तो मेरा सबसे बड़ा सपना है, अब पूरा हो गया है। पर माँ, अभी तो शुरुआत है, मुझे अब और बच्चों की मदद करनी है, ताकि कोई और बच्चा झूठ का सहारा ना ले। राहुल की ये बात सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर से मन ही मन सोचती है, काश अगर आज राहुल के पापा जिंदा होते तो उनको भी राहुल पर गर्व होता। क्लासरूम के बाहर राहुल और उसका दोस्त रिंकू आपस में बात कर रहे थे। यार राहुल, तेरे चर्चे तो पूरे गांव में चल रहे हैं। मुझे कल मेरी मम्मी ने बताया है, वो भी मुझे सही रास्ते पर चलने को बोल रही थी। उसमें गलत क्या है? अगर हम आज सही रास्ते पर चलेंगे तो कल हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी उस दिन झूठ बोलकर नंबर बढ़वाने वाला था, पर अब नहीं। शाबाश मेरे दोस्त, अब कही ना तुमने असली वाली बात। शर्मा जी, ये लड़का तो हमारी सोच से भी बड़ा निकला। स्कूल के सभी बच्चों को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहा है, यकीन नहीं होता। जी सर, ये वही राहुल है जो कभी किताबें मांगने आता था, अब दूसरों को राह दिखा रहा है। सोच रहा हूँ राहुल को शहर में पढ़ने भेजें, बड़ी स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करें। हाँ, अगर राहुल चला गया तो बाकी बच्चों को सही राह कौन दिखाएगा? हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। काफी रात हो चुकी थी। सुमित्रा किचन में खाना बना रही थी और राहुल कमरे में अकेले बैठा है। वो अपनी पुरानी डायरी में दिन बीती घटना को लिख रहा है। आज पहली बार लगा सच्चाई
सिर्फ एक शब्द नहीं, एक क्रांति है। अगर एक बच्चा भी मेरी वजह से झूठ से हटे तो मेरी जीत वही है। माँ मुस्कुरा रही है, गांव जाग रहा है और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। एक छोटा सा सच कई झूठों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब हम खुद में सुधार लाते हैं तो समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। सच, ईमानदारी और सही सोच ही एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं।